हेलो एंड वेलकम टू वेकअप। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का पेपर जो आपके पिछले साल प्री बोर्ड्स में पूछा गया था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन इज सोप मॉलिक्यूल हैज़ अ प्रेजेंस ऑफ। सोप मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? इट हैज़ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आगे होता है हाइड्रोफोबिक हेड और पीछे होता है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो कि पानी से दूर रहना चाहे, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर लविंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोप मॉलिक्यूल का जो हेड पोर्शन है, दिस इज़ मेड अप ऑफ आयन। वो सोडियम आयन हो सकता है। और यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है टेल रीजन, ये बनता है कार्बन चेन से। ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 इज अपॉन हीटिंग सॉलिड लेड नाइट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व। जब हम PbNO3 को हीट करते हैं तो क्या होता है? तो PbNO3 को जब हम हीट करेंगे तो बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है इसका कलर होता है ब्राउन, यानी कि जब ये रिएक्शन होगा तो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज कर्ड शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द कंटेनर मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दही को किस में नहीं रखना चाहिए? तो हम उसको सॉइल में भी रख सकते हैं, प्लास्टिक में भी रख सकते हैं और ग्लास में भी रख सकते हैं, पर हमें उसे कॉपर में नहीं रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। ठीक है, होता क्या है कि जो हमारा कर्ड है उसके अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, जब ये लैक्टिक एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ, कॉपर एक मेटल है ना, तो जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो पॉइजन फॉर्म करेगा। तो इसीलिए हमें कर्ड को कॉपर में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेजेंट इन द डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4। तो जब हम H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा तो ये आयन फॉर्म करेगा, दैट इज हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, यानी कि SO4 नेगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। तो इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट इज व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड देन द गैस प्रोड्यूस इज। कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी कि HNO3 के साथ, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? तो गैस जो प्रोड्यूस होती है दैट इज NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज देर आर गिवन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिस्ट बिलो, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। देयर आर ओनली एल्कीन्स इन द लिस्ट। हमें ये बोला गया है कि इसमें सिर्फ एल्कीन्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एल्कीन है, बिकॉज C2H2 एल्काइंस में आता है, एल्काइंस ग्रुप में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल द कंपाउंड्स इन द लिस्ट आर एल्केन्स। तो सभी एल्केन्स हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि C6H10 एल्कीन्स में आता है। तो ये भी गलत और ये भी गलत। देयर इज़ नो एल्काइन इन द ग्रुप। C2H2 एल्काइन में आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देयर आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टेस्ट। तो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, ऑल्फैक्ट्री का मतलब होता है जो स्मेल से रिलेटेड हो, फोटो का मतलब होता है लाइट रिसेप्टर्स, और सिनेप्स जो होता है इट इज़ द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग एंड द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। तो इनके बीच में जो गैप होता है दिस इज कॉल्ड सिनेप्स। सो टेस्ट रिसेप्टर को हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट इन द ओल्डर जाइलम इन द प्लांट आर। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के केस में, दीज आर रेजिन्स एंड गम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन्होंने बोला है कि जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, कहाँ से? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन विच टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज शोन बाय द पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब जो है ना वो क्यूमोट्रोपिज्म शो करता है, यानी कि केमिकल के रिस्पेक्ट में जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करेगा। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो इन केस ऑफ फ्लावर्स
तो फ्लावर्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज़ कार्पल या फिर पिस्टल। तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन होता है दिस इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। यहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन आके अटैच हो जाएगा और यहाँ से ग्रोथ होनी शुरू होगी, राइट। तो ये जो ग्रोथ होती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। कीमो का मतलब होता है केमिकल, so movement towards chemical is called the chemotropism. Next is speed of the light in the medium is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. The refractive index of the medium will be, तो इस क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। सो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर आएगा 1.33। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, तो ये जीन्स में प्रेजेंट होंगे। नो व्हाट इज जीन्स, जीन्स का मतलब होता है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेड्स का ट्रांसफर होना, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सीरीज का मतलब होता है एक साथ ऐसे रजिस्टर्स को लगा देना, ठीक है। अब इससे होता क्या है, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में सीरीज़ की जगह पैरेलल को प्रेफर करते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज अमंग द फॉलोइंग पेयर विच वन इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो गुड कंडक्टर में आता है आयरन एंड कॉपर, बिकॉज लेड इज़ नॉट द गुड कंडक्टर, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next is identify x and y respectively in the bar magnet representation below. So basically हमें बताना है कि ये जो डायग्राम है इसमें x और y क्या है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। तो होता क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड निकलती है तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इधर की तरफ जाएंगी यानी कि साउथ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्थ पोल होगा, यहाँ से रेज निकलेंगी और किधर जाएंगी, साउथ पोल की तरफ। तो हमसे एक्स और वाई पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग पे बेस्ड है। तो असर्शन हमें दे रखा है सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, यानी कि जैसे कि अगर हम अर्थ फॉर्म की बात करते हैं या फिर अमीबा की बात करते हैं तो वो स्किन के थ्रू अपना डिफ्यूजन कर लेते हैं, राइट। यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का जो इंटरचेंज है, एक्सचेंज है, वो स्किन के थ्रू हो जाता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। बट ऐसा मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, उनको लंग्स की ज़रूरत पड़ेगी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स को। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होती हैं, सारी सेल्स वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती, राइट। तो इसीलिए वो डिफ्यूजन के थ्रू ही सारा एक्सचेंज नहीं कर सकते, उनको कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यानी कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 इज कनकेव मिरर इज़ नॉट यूज टू व्यू द एरिया बिहाइंड द मिरर। कनकेव मिरर हम यूज़ नहीं करते पीछे के एरिया को देखने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कनकेव मिरर हम यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। इसका रीज़न हमें दिया हुआ है, इमेजेस फॉर्म बाय द कनकेव मिरर कैन बी बोथ इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, राइट। तो इसीलिए हम पीछे की व्हीकल्स को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इरेक्ट इमेजेस बनती हैं, इन्वर्टेड इमेजेस नहीं बनती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज अमोनिया इज़ एन आयनिक कंपाउंड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज अमोनिया जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट सही है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1 एंड 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू फिल इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि वो अपनी शेल्स को पूरा कर सके। अब नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो वो हाइड्रोजन से ले लेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर एमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ इंक्लूड सब्सटेंस विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड।
तो हमें बोला गया है कि जो लिम्फ है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड में भी प्रेजेंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। ब्लड इज़ द सोर्स ऑफ लिम्फ। तो येस, ब्लड से ही लिम्फ बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अब चलते हैं सेक्शन बी पे। क्वेश्चन नंबर 21 इज राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल या कार्पल। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज स्टेमन, और इसका जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड एंथर। एंथर से पोलन ग्रेन्स जो है ना वो उड़कर किधर जाते हैं, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन जो है ना वो दो तरीके से हो सकता है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ का मतलब होता है एक ही पौधे के अंदर। सपोज मेरे पास एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे के अंदर हमने फ्लावर्स उगाए हुए हैं। सो दिस इज़ फ्लावर, और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ठीक है, और हर फ्लावर के अंदर क्या है, पिस्टल भी है और कार्पेल भी है, दोनों चीज़ है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। तो क्या होगा, जो एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन उड़कर इसी फ्लावर के स्टिग्मा से चिपक सकता है, या फिर ये जो पोलन ग्रेन्स इस एंथर के हैं ये उड़कर इसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर चिपक सकते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर यहाँ से इस एंथर से पोलन ग्रेन्स उड़कर किसी और पौधे के अंदर जो फ्लावर है उसके पिस्टल के स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। बट इसकी जो स्पीशीज़ रहती है ना वो सेम रहती है। ठीक है, मतलब कि ये जो पौधे हैं वो जेनेटिकली तो अलग रहेंगे बट इनकी स्पीशीज़ जो है वो सेम रहेगी। सो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और एनी अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, कोई कोई और फ्लावर हो सकता है, ठीक है, या फिर सेम फ्लावर हो सकता है पर पौधा सेम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्लावर भी हो सकता है, मैनी फ्लावर्स भी हो सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है टू दी अदर प्लांट, और यहाँ पर दो फ्लावर्स तो होने ही चाहिए अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इज अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो एक शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस है जो कि एक्स है, उसको जब एयर के साथ बर्न करते हैं तो वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म करता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉपर। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन कलर। ये ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है आइडेंटिफाई दी एलिमेंट एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉपर। इसका यूज़ बताना है, तो कॉपर कहाँ यूज़ होता है, वायर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव मेंशन सिचुएशन। तो ये केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हो। यहाँ पे हीट का सिंबल ज़रूर बनाना क्योंकि हमने कॉपर और ऑक्सीजन को हीट किया है। नेक्स्ट इज एन आयरन मेटल वाई आफ्टर डिकम्पोजिशन चेंजेस इनटू अ सॉलिड सब्सटेंस एंड इवॉल्व अ गैस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो जब हम आयरन सल्फेट को, आयरन सल्फेट है ना, ये एक मेटल कंपाउंड है, आयरन का मेटल कंपाउंड है, यानी कि ये वाई है आयरन सल्फेट। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है Fe2O3। ठीक है, और साथ ही में SO2 और SO3 भी रिलीज़ करता है। ठीक है, यानी कि सल्फ़र ऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। इसी की वजह से जो बर्निंग सल्फ़र की जो ऑर्डर है ना, स्मेल है, वो आती है। सो केमिकल रिएक्शन हमें लिखनी है इससे रिलेटेड, तो दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है बैलेंस द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे टू बैलेंस इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा है विच मेथड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो होते हैं दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हॉर्मोन्स जो होते हैं दीज आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स के पास। ठीक है, तो हॉर्मोन्स जो हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, इट इज़ रिलीज फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, और इससे जो रिलीज हो रहा है हार्मोन दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन।
नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हो, जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम अपवर्ड डायरेक्शन में पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो दोनों ही डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैन बी अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। Next is the above mentioned representation is drawn by the Amita to depict the magnetic field lines. Do you agree with this representation? Justify with the reason. तो हमें बताना है क्या उसने सही रिप्रेजेंटेशन बनाया है। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग इसलिए है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट कर दिया, वो इंटरसेक्ट नहीं होती बिकॉज देयर कैन ओनली बी वन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती हैं और सारी पैरेलल होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो बार मैग्नेट होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ तक जाती है, तो आप सारी देखोगे ना, दे नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि उनकी एक ही डायरेक्शन होती है। अदरवाइज यहाँ पर देखो दो डायरेक्शंस निकल के आ रही हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस डिपिक्शन इज रॉन्ग। राइट द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो हमें ये बताता है कि जो थंब है ना, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, जबकि जो हमारी जो फिंगर्स हैं जो कर्ल फिंगर करेंगी, दीज डिपिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दिस विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इज डिकम्पोजर हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर टू मेंटेन द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। सो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सॉइल के अंदर वापस से मिक्स हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ दे बैलेंस द इकोसिस्टम। वो बैलेंस बना के रखते हैं, राइट। जैसे मान लो कि एक लायन है, उसने डियर को खाया, तो डियर का जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को पूरा ब्रेक डाउन कर देंगे और जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसको मिट्टी में पूरा मिला देंगे। नेक्स्ट इज लुक एट दीज केमिकल इक्वेशंस। तो हमारे पास दो केमिकल इक्वेशंस हैं, हमें बताना है दीज केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ विच टू टाइप्स। सो फर्स्ट इक्वेशन इज जिंक को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। तो जिंक यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक ने हाइड्रोजन को हटाकर क्या बनाया, जिंक क्लोराइड बनाया। ठीक है। और जो दूसरा रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। एज यू कैन सी, सिल्वर क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन नाइट्रेट बनेगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है हाउ आर दीज टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो केमिकल रिएक्शंस है वो आपस में अलग कैसे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। जो हाईली रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। यानी जैसे यहाँ पर सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ जुड़ गया और जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ गया, तो उसने बनाया हाइड्रोजन नाइट्रेट और यहाँ पर बनाया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। तो आयन का एक जब एक्सचेंज होता है देन इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। पर अगर कोई मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विद वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सो समझते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। जैसे कि मैंने लिखा CuSO4.5H2O। ठीक है। सो इस वाले फॉर्मूले में वाटर के फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। जैसे कि मैंने लिखा FeSO4.7H2O। तो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्ट। ये सॉल्ट है ना, एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, तो इन दोनों के अंदर पानी के कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज हाउ इज बेकिंग पाउडर डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली जो बेकिंग पाउडर होता है उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड मिक्स होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा और बिटर और कड़वा हो जाता है। ठीक है। सो बेकिंग पाउडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द बेकिंग सोडा इज हीटेड। तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या होगा? सो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। दिस इज बेकिंग सोडा। तो जब हम NaHCO3 को हीट करेंगे तो फॉर्म होगा Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर। ठीक है। तो Na2CO3
CO2 और वाटर फॉर्म होंगे। यहाँ पे जो CO2 है ना वो केक को फ्लफ़ी बनाने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।